वंदना दास, आपकी हिंदी शिक्षिका। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस वीडी क्लासेस में। आज मैं क्लास 8 के लिए भाषा ज्ञान लेकर आई हूँ। पाठ का शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ का प्रश्नोत्तर हम लोगों ने पहले कर लिया है। अब हम लोग इस पाठ का भाषा ज्ञान करना सीखेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को इतना लाइक किया है, इतना पसंद किया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका साथ इसी तरह बना रहे। मैं हर एक पाठ का प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान आप लोगों को इसी प्रकार देती रहूँगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाठ 3 लाख की चूड़ियाँ भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। शब्द आ रहा है सुंदर। सुंदर का विलोम शब्द होगा कुरूप। शांति, अशांति। पुराना, नया। शहरी, ग्रामीण। अतीत, वर्तमान। अधिक, कम। अब दूसरा प्रश्न है, पाठ में से 5 पुल्लिंग और 5 स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखिए। पाठ में से 5 पुल्लिंग और 5 स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखिए। शब्द है, पुल्लिंग शब्द आया मामा, आंगन, आम, शहर, कांच। ये सभी शब्द पाठ के भीतर से ही लिए गए हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्द पाठ से लिए गए हैं स्त्री, चूड़ी, भट्ठी, वस्तु, लड़की। अगला और तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में आए अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलते हुए शब्दों को पुनः लिखिए। आप लोग पंचम वर्ण को क्लास में अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए हम लोग लिखते समय कैसे उसका प्रयोग करेंगे, इसको करना सीखते हैं। शब्द है विशेषांक। विशेषांक देखिए, अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलना है। अनुस्वार कहाँ आया है? मूर्धन्य स, आ की मात्रा और उसके ऊपर अनुस्वार, विशेषांक। अब देखिए, जहां अनुस्वार की मात्रा है उसके बाद कौन सा अक्षर आया, कौन सा वर्ण आया? वर्ण है क। तो क वर्ण का ही पंचमाक्षर, पांचवा अक्षर, यानी क वर्ण का अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर क्या है? अंग। तो यहाँ अनुस्वार की जगह पर क के पहले अंग आएगा। तो यह ध्यान से देखिए, विशेषांक कैसे लिखा है, पंचमाक्षर कैसे आया अनुस्वार की जगह पर। दूसरा शब्द देखिए, पंख। पंख, बेटा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। पंख में अंग की मात्रा जहाँ पंचमाक्षर है वहाँ नहीं आएगा। प के ऊपर अनुस्वार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पंचमाक्षर का प्रयोग करना है। तो ख है, ख कर वर्ण का ही वर्ण है, इसलिए क वर्ण का ही पंचमाक्षर अनुस्वार की जगह पे आएगा। तो क्या आया? प, अंग और ख। तो यह पंचमाक्षर है पंख। पंचमाक्षर का प्रयोग करते हुए आया पंख। दूसरा शब्द है रंग। रंग देखिए, ध्यान देना है कि अनुस्वार किस वर्ण पर आया है, किस अक्षर पर आया है। र के ऊपर अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद ग है, और वह ग किस वर्ण का है? क वर्ण का है। तो क वर्ण का ही पंचमाक्षर वहां प्रयोग होगा। इस बात को ध्यान से समझना है। तो रंग कैसे लिखे पंचमाक्षर का प्रयोग करके? र, आधा अंग और ग, रंग। उसी तरह अगला है पंचायत। अनुस्वार कहाँ है? प के ऊपर है और अनुस्वार के बाद च आया। तो यहाँ जो अनुस्वार होगा वह च वर्ण का ही पंचाक्षर आएगा।
तो यहाँ च वर्ण का पंचाक्षर क्या हुआ? ज्य। तो देखिए ज आधा है, आधा पंचाक्षर होगा पंचायत। उसी तरह अगला शब्द है घंटा। तो अनुस्वार कहाँ है? घ के ऊपर है और अनुस्वार के बाद ट है, तो पंचाक्षर हम ट वर्ण का ही लेंगे। जो अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है उसी वर्ण का पांचवा अक्षर प्रयोग करना है। तो यहाँ ट वर्ण का पंचमाक्षर क्या होगा? ड़। ड़। तो आधा ड़ लिखेंगे। अनुस्वार का मतलब ही है आधा वर्ण। तो घ ण आधा ट और आ की मात्रा घंटा। एकांत। अब एकांत देखिए, क आकार और अनुस्वार की मात्रा। तो उसी जगह अब क्या करेंगे? क में आ की मात्रा और आधा न और त। न आधा क्यों? क्योंकि त वर्ण का पंचमाक्षर है। अब अगला देखिए, अगला शब्द है परंतु। परंतु र के ऊपर अनुस्वार और उसके बाद त, तो त वर्ण का पंचमाक्षर आधा न। तो क्या लिखेंगे? प र आधा न त और छोटी यू ह्रस्वकार। सुंदर। अब आप लोग समझ गए होंगे कि पंचमाक्षर कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है, किस वर्ण का लगाना है। यहाँ देखिए सु और उसके ऊपर अनुस्वार और अनुस्वार के बाद द। तो द किस वर्ण का है? त वर्ण का है। त थ द। तो त वर्ण का ही पंचमाक्षर यहाँ आएगा, इसलिए सु आधा न द और र। सुंदर। अब देखिए खंभा। खंभा में अनुस्वार होगा, किसका पंचमाक्षर आएगा? प फ ब भ म। प वर्ण का ही पंचमाक्षर आएगा। प वर्ण का पंचमाक्षर क्या होगा? म। तो क्या लिखेंगे? ख आधा म भ आ की मात्रा खंभा। इसी तरह से संबंध। स के ऊपर अनुस्वार है, ब के ऊपर अनुस्वार है, तो क्या लिखेंगे? स के ऊपर जो अनुस्वार है उसके बाद ब है और ब आता है प वर्ग में, तो प वर्ण का अंतिम अक्षर क्या लिखेंगे? म। तो और उसके बाद ब के ऊपर अनुस्वार है और उसके बाद ध है, तो वह त वर्ण का होगा। इस तरह से पंचमाक्षर का प्रयोग करके कैसे लिखे संबंध, इसको ध्यान से देखिए। मेरा विश्वास है कि आप सबने पंचमाक्षर का प्रयोग करना अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो, मन में कोई शंका रह गई हो, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल आ रहा है, अनुस्वार की तरह प्रयुक्त अनुनासिक ध्वनि वाले शब्द पाठ से छांटकर लिखिए। देखिए, जो अनुस्वार की तरह प्रयोग होते हैं वह लिखना है। जैसे अनुनास चंद्र बिंदु कहाँ नहीं लगेगा वह मैं बता चुकी थी। अगर ऊपर कोई मात्रा नहीं हो तो वहाँ चंद्र बिंदु लगाते हैं, जैसे माँ, कांच, पाँच। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? अनुस्वार की तरह अनुनासिक ध्वनि वाले शब्द। तो अनुनासिक ध्वनि वाले शब्द लिखना है, तो क्या लिखेंगे? पैसों, घंटों। यहाँ पर चंद्र बिंदु क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर ओ की मात्रा है। ऊपर यदि कोई मात्रा न हो तब हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। आप इसको ठीक से समझेंगे। उसके बाद देखिए, अगला शब्द है घंटों। यहाँ भी अगर ट के ऊपर मात्रा नहीं होता, ओ की मात्रा नहीं होती, तो हम यहाँ चंद्र बिंदु लगा सकते थे। लेकिन क्या होगा? घंटों। और यह अगर नहीं भी होता तो यहाँ कोई शब्द नहीं बनता है चंद्र बिंदु लगाने के बाद। अब देखिए, कलाइयों, मैंने, लोगों। आपने समझ लिया। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कारक के भेद और
उनकी विभक्ति चिन्ह लिखिए। कारक के भेद और उनके विभक्ति चिन्ह लिखिए तथा अपादान कारक और करण कारक में अंतर समझाते हुए दो दो वाक्य लिखिए। बेटा यहाँ करण कारक है, कारण नहीं, इसको करण कारक पढ़ेंगे। कारक के भेद और उनके विभक्ति चिन्ह लिखिए तथा अपादान कारक और करण कारक में अंतर को समझाते हुए दो दो वाक्य लिखिए। देखिए, कारक भेद और उसके विभक्ति चिन्ह, ध्यान से इसको देखेंगे आप। कारक 8 हैं, आप सबने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ है कर्ता कारक और उसके विभक्ति चिन्ह ने, कर्म कारक और उसका विभक्ति चिन्ह को, करण कारक विभक्ति चिन्ह से, संप्रदान कारक को के लिए। अगला अपादान कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है से, संबंध कारक विभक्ति चिन्ह का के की, अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह में पर, संबोधन हे अरे। आप लोगों ने इस कारक के 8 चिन्हों को ठीक से समझ लिया। अब आप अपादान कारक और करण कारक का अंतर समझिए। अपादान कारक किसे कहते हैं? जहां से अलगाव का बोध हो, जिस वाक्य में अलगाव का बोध होता हो, जैसे मेरा विद्यालय घर से दूर है, हमसे दूर है, यहाँ दूरी का भाव प्रकट होता है। पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यह अपादान कारक होगा। चिन्ह करण कारक का भी वही है, परंतु वहाँ जुड़ाव का बोध होता है। जैसे गोपाल ने पेंसिल से चित्र बनाया, यहाँ पेंसिल का गोपाल के साथ जुड़ाव है, यहाँ लगाव का बोध हो रहा है। अगला है सीढ़ी से ऊपर जाओ, मत सीढ़ी और चढ़ने वाले का जुड़ाव है, सीढ़ी से ऊपर जाओ। करण कारक का भी चिन्ह से है, अपादान कारक का भी चिन्ह से है। तो वाक्य देखकर हमें यह पहचानना होगा कि यह कौन सा कारक है। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि दिया हुआ वाक्य जुड़ाव प्रदर्शित करता है या अलगाव। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, बदलू के लिए 5 गुणवाचक विशेषण शब्द लिखिए। बदलू का गुण बताना है, बदलू में कौन कौन से गुण हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटी है। तो बदलू क्या था? ईमानदार भी था, मेहनती भी था, स्वाभिमानी भी, सच्चा भी और जिद्दी भी था। तो क्या 5 गुणवाचक विशेषण हुए? ईमानदार, मेहनती, स्वाभिमानी, सच्चा और जिद्दी। अगला प्रश्न है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कर 5 वाक्य बनाइए। देखिए, जिस वाक्य में 2 क्रिया हो, लेकिन एक क्रिया जो पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया पहले हो गई, उसके होने के बाद दूसरी क्रिया हो रही हो, तो पहले क्रिया जो है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, मैं नहाकर पूजा करता हूँ, तो पहले कौन सी क्रिया हुई? नहाने की क्रिया पहले हुई, तो नहाने की क्रिया यहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। मैं नहाकर पूजा करता हूँ, बाद में पूजा करता हूँ, पहले क्या करता हूँ? नहाता हूँ। दूसरा वाक्य देखिए, बच्चा रोते रोते सो गया। बच्चा सोया कब? जब रो लिया, रोने के बाद सोया, रोते रोते सो गया। यहाँ रोने की क्रिया पहले हुई और सोने की क्रिया बाद में, तो रोने की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हुई। तीसरा वाक्य है, वह नहाकर खाता है। यहाँ पूर्वकालिक क्रिया क्या है? नहाना, क्योंकि नहाने की क्रिया पहले हो रही है और खाने की क्रिया बाद में। वह
नहा कर खाता है, तो जो पहले हुई वह पूर्वकालिक क्रिया है। तुम विद्यालय जाकर पढ़ाई करो। पढ़ाई कब करो? विद्यालय जाने के बाद। विद्यालय पहुंचोगे तो पढ़ाई करोगे। तो यहाँ क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई? जाकर, और पढ़ाई करना बाद में। तो जाने की क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। अगला वाक्य है, खिलौना देखते ही वह चुप हो गया। देखने की क्रिया पहले हुई, चुप हो गया बाद में। देखने के बाद चुप हुआ, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है? देखना, देखते ही। आशा है आप लोग ध्यान से इस बात को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। यहाँ कोष्टक में ब्रैकेट में दिया गया है कि आपको वाक्य कैसे बदलना है, किस काल में बदलना है। यहाँ भूतकाल में क्रिया को बदलना है। बदलू उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता है। है क्या है? वर्तमान काल। लेकिन इसको बदलना है भूतकाल में। तो अब क्या लिखेंगे? उत्तर क्या होगा? बदलू उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। काम करता था, क्योंकि यहाँ भूतकाल में बदलने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां खूब फबेंगी। फबेंगी ये भविष्यत काल का वाक्य है, लेकिन इसे बदलना किस में है? वर्तमान काल में है। तो उत्तर क्या होगा? बदलने के बाद वाक्य क्या बनेगा? उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां खूब फबती हैं। अगला वाक्य है, बदलू मेरी खूब खातिर करता था। यह भूतकाल का वाक्य है, परंतु इसे बदलना है वर्तमान काल में। तो वाक्य बदलकर क्या बनेगा? बदलू मेरी खूब खातिर करता है। ठीक है, बदलू मेरी खूब खातिर करता है। अगला वाक्य है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। अब इसे भविष्यत काल में बदलना है। क्या होगा? मशीनी युग कितने हाथ काट देंगे। अगला वाक्य है, गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। यह वर्तमान काल का वाक्य है, इसे भूतकाल में बदलना है। वाक्य क्या होगा? उत्तर है, गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया था। अब आप लोग इस वीडियो को बेटा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी भी तरह की कोई मन में शंका रह गई, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।